सभी मित्रों को राधे राधे। किरण हिंदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी एक हिंदी साहित्य पर आधारित सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पिछली परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्नों को लिया है। अब तक हमारे 97 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम 98 से स्टार्ट करेंगे। 98 प्रश्न है हमारा, बीसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? बीसल देवरासों में किस शैली का प्रयोग किया गया है? इसमें गे शैली का प्रयोग किया गया है। यह गीतात्मक श्रृंगार परक काव्य है। बीसल देव, इसकी व्याख्या करते हैं। बीसल देवरासों मूलतः गे काव्य था, अतः इसके रूप में परिवर्तन होता रहा है। यह प्रेम एवं श्रृंगार से परिपूर्ण काव्य है, जिसमें भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा चौहान अजमेर के चौहान राजा बिशलदेव तृतीय, ये आपको ध्यान रखना है, तृतीय है, द्वितीय है या चतुर्थ है। तो बिशलदेव तृतीय के विवाह वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ की रचना नरपति नाल ने 1155 में की थी। बीसल देवरासों आदिकाल की एक श्रेष्ठ काव्य कृति है। बीसल देवरासों की श्रृंगार परंपरा का आदिकाल में ही अंत नहीं होता, यानी कि आदिकाल में इसका अंत नहीं हो जाता है। यह धीरे धीरे भक्ति काल और रीतिकाल को पार करते हुए आती है। और इसका चरम रूप कहाँ देखने को मिलता है? ये मिलता है रीतिकाल में। रीतिकाल में जाकर इसका चरम रूप देखने को मिलता है। बीसल देवरासों में हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला बारहमासा वर्णन सबसे पहले मिलता है। बारहमासे का वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? बीसल देवरासों में। बारहमासा क्या होता है कि विरहणी पर या वियोगिनी स्त्री पर जो 12 महीने होते हैं, उनका क्या असर, प्रत्येक महीने में कौन कौन क्या क्या असर पड़ता है, यह बारहमासा होता है। और बीसल देवरासों में बारहमासे वर्णन का जो शुरुआत होती है वो कार्तिक महीने से होती है। कौन से कार्तिक महीने से होती है, यह भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि कौन से महीने से होती है, कार्तिक से। बीसल देवरासों के रचनाकार कौन है? नरपति नाल। 100 क्वेश्चन है हमारा। बीसल देवरासों में बीसल देव की पत्नी कौन है? तो ये है राजमती। निम्नलिखित में 101 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? कौन सा है? बीसल देव रासो। 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? बीसल देव रासो। 103 क्वेश्चन है हमारा। राजमती से रूठकर बीसल देव कहाँ चले गए थे? कहाँ चले गए थे? उड़ीसा। किससे रूठकर? राजमती से, जो भोज परमार की पुत्री है, राजमती। बीसल देव रासों में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के राजा चौहान बिशलदेव तृतीय के विवाह का वर्णन, विवाह होता है, वियोग होता है और फिर पुनर्मिलन इनका होता है, की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रूठकर रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बिशलदेव उड़ीसा चले जाते हैं, जहाँ वे 12 वर्षों तक रहते हैं। राजमती उनके विरह में दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है और यहीं से बारहमासे की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि विरह में है। वो विरह में प्रत्येक 12 साल के 12 महीने जो होते हैं, उनका प्रत्येक महीने का विरहणी पर क्या असर होता है, यही बारहमासा है।
किस रासो ग्रंथ को आलाखंड के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है आलाखंड के नाम से? जगनिक का परमाल रासो। इसकी व्याख्या करते हैं। आदिकालीन कवि जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आलाखंड कहा जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के महोबा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। महोबा के वीर आला और उदल दो वीर हैं जिनकी वीरता का वर्णन इस परमाल रासों में किया गया है। उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 में, कितने में? 1865 में चार्ल्स इलियट ने आलाखंड का प्रकाशन कराया था। आलाखंड का प्रकाशन 1865 में किसने करवाया था? चार्ल्स इलियट ने। इसी प्रति के आधार पर, यानी कि जो चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाई थी, उसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित करवाया। पाठ निर्धारण किया यानी कि श्याम सुंदर दास ने, जो उच्च शिक्षा है हमारी उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का श्याम सुंदर दास ने ही निर्धारण किया था। उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? आलाखंड के नाम से परमाल रासो। 6 क्वेश्चन पर आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। कौन है? जगनिक। वन 107 आलाखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। दूसरा नाम क्या है? परमाल रासो। परमाल रासो को आलाखंड भी कहते हैं और आलाखंड को परमाल रासो। 8 क्वेश्चन है। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम क्या है? जगनिक। आलाह और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन कहाँ मिलता है? किस में मिलता है? परमाल रासो में। कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? कवि जगनिक की रचना का क्या नाम है? आलाखंड। इसको छोटा कर देती हूँ। 11 क्वेश्चन है। आला और उदल किस राजा के सामंत थे? परमाल रासो के। परमाल के। और इन्हीं के नाम पर ग्रंथ का नाम क्या पड़ा? परमाल रासो। आला और उदल राजा परमाल के दरबार में सामंत थे जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक ने परमाल रासो में किया है। निम्नलिखित में से जगनिक किस काल के कवि हैं? तो आदिकाल के, क्योंकि परमाल रासो किस काल का ग्रंथ है? आदिकाल का। 13 क्वेश्चन है हमारा। 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है, यानी कि ये किस तरह का गीत काव्य है? आला है। किस तरह का है? ये आला है, गीत का प्रकार है और इस गीत के प्रकार पर ही इसका आलाखंड नाम रखा गया है। उपर्युक्त पंक्ति जगनिक रचित परमाल रासो से ली गई है। इसमें आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है, यानी कि वीर भावना का इसमें प्रौढ़ रूप मिलता है, परिष्कृत रूप मिलता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्ध के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आला विधा है और ये परमाल रासो की क्या है? पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में विधा पूछी गई है, आला। 14 क्वेश्चन है।
रासो काव्य का प्रधान रस वीर है। इसके अलावा दूसरा रस इस काव्य में कौन सा है? दूसरा इसमें श्रृंगार है। इसकी थोड़ी व्याख्या देखते हैं। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है। इसके अलावा इसमें श्रृंगार रस भी है। रासो काव्य की विशेषताएं। रासो काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं मिलती हैं जो रासो काव्य रचा गया है आदिकाल में? इसमें छंद वैविध्य है। छंद वैविध्य से मतलब है छंदों के भिन्न भिन्न प्रकार इसमें प्रयोग हुए हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के बहुत सारे छंद प्रयोग हुए हैं। सामान्य राजाश्रय में लिखे गए, सामान्यतः राजाश्रय में लिखे गए हैं, यानी कि जितने ग्रंथ हैं वे कवि ने किसी न किसी राजा के आश्रय में रहकर उनको लिखा है, यानी कि दरबार में रहकर लिखा है। मुक्तक व प्रबंध काव्य दोनों है, मुक्तक भी है और प्रबंध भी है। मुक्तक काव्य वह होता है जिसमें घटनाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, यानी कि मुक्तक होती हैं जो अर्थ है वो कुछ ही पंक्तियों में बता दिया जाता है। और प्रबंध काव्य में क्या है? घटना शुरू से लेकर आखिर तक एक दूसरे से संबंधित होती है। 115वां प्रश्न है, पुस्तक जल्लण हाथ दही चली गज्जन रब काज में जल्लण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? इसमें पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई ने लिखी है। और जल्लण कौन है? जल्लण किसके हैं? चंद्रबरदाई के पुत्र हैं, जिन्होंने कहा जाता है कि जब पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रबरदाई युद्ध पर जाते हैं, उनके साथ जाते हैं, तो यह पुस्तक उन्होंने अपने पुत्र जल्लण को हाथ में देकर कहा था कि यह पुस्तक तुम्हें पूरी करनी है, और जल्लण ने ही इस पुस्तक को, ऐसा माना जाता है, पूरी किया है। प्रस्तुत पंक्ति में जल्लण को पृथ्वीराज रासो देने का उल्लेख है। यह वर्णन उस समय का है जिस समय पृथ्वीराज को मोहम्मद गोरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था। उस समय चंद्रबरदाई महाराज के साथ गए थे तथा अपने पुत्र जल्लण को पृथ्वीराज रासो सौंप गए थे। कहा जाता है कि जल्लण ने ही चंद के अधूरे महाकाव्य को पूरा किया है। निम्नलिखित में 16 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहलाता है? छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो ही कहलाता है। और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशव दास की रामचंद्रिका को भी छंदों का अजायब घर कहा है। इसकी व्याख्या को देखते हैं। पृथ्वीराज रासो ही छंद विविधता के कारण इसे छंदों का अजायब घर कहा जाता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने केशवदास की रामचंद्रिका को भी छंदों का अजायब घर कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मूल ग्रंथ को सुखसुखी संवाद के रूप में लिखा मानते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो पृथ्वीराज रासो है उसको सुखसुखी संवाद में लिखा हुआ मानते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है, इसको कई बार प्रश्न ये परीक्षाओं में भी आया हुआ है, सुखसुखी संवाद वाला। और इसमें पृथ्वीराज रासो में बताते हैं कि इसमें 68 प्रकार के छंदों का 68 यानी कि 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और उसमें सर्ग कितने हैं, समय कितने हैं? 69। कितने हैं समय? 69। नरोत्तम स्वामी इसे मुक्तक काव्य मानते हैं। किसको मानते हैं मुक्तक काव्य? नरोत्तम स्वामी पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र इसे स्वाभाविक विकासशील महाकाव्य मानते हैं। नगेंद्र इसे घटनाकोश भी मानते हैं। स्वाभाविक विकासशील काव्य और महाकाव्य और घटनाकोश कौन मानते हैं? डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे वृद्ध महाभारत कहते हैं। वृद्ध महाभारत मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य हैं सारे। डॉक्टर श्याम सुंदर दास तथा उदय नारायण तिवारी इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। विशाल वीर काव्य कौन मानते हैं? श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी। 17 क्वेश्चन है। वीर गाथा काल
वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। ये पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना है और इसको इन्होंने जाली ग्रंथ भी कहा है, यानी कि इस के विषय में इन्होंने दोहरी नीति को अपनाया है। 18 क्वेश्चन है हमारा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? चंद्रबरदाई को। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? चंद्रबरदाई। आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके? पृथ्वीराज चौहान के। 25वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त थे? संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता का क्या नाम है? सोमेश्वर। मिलान करते हैं क्वेश्चन का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। बिशल देव रासो किसका है? नरपति नाल का। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का। परमाल रासो जगनीक का। कुमार रासो दलपति विजय का। 28वां प्रश्न है हमारा, 28वां कहाँ चला गया? नीचे ही है। अच्छा, ये 28वां ही था, सॉरी। 29वां प्रश्न है, खुमान रासो का रचयिता कौन है? दलपति विजय। आदिकालीन हिंदी काव्य परंपरा में उपलब्ध नहीं है। जैन साहित्य भी है, सिद्ध साहित्य भी है, नाथ साहित्य भी है और एक और लोक साहित्य भी है, लेकिन सिख साहित्य नहीं है। 31वां प्रश्न है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? किसने किया? निम्नलिखित में से जोइंदू ने। वैसे दोहा परंपरा इन्होंने अविरल और अखंडित यानी कि खत्म न होने वाली परंपरा को चलाया था, लेकिन दोहा काव्य परंपरा जो मानी जाती है सरहपा से मानी जाती है। उन्होंने दोहा कोश लिखा है और जोइंदू से अखंडित परंपरा का क्या चलता है? सिलसिला यहाँ से चलता है, जो इनकी योगसार और परमात्म प्रकाश रचनाएं हैं। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ आदिकालीन कवि जो इंदु ने किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं योगसार तथा परमात्म प्रकाश। परम प्ययाशु योगसार जहाँ आध्यात्मिक ग्रंथ है, वहीं परमात्म प्रकाश आत्मा, परमात्मा, द्रव्य, गुण, कर्म, पाप, पुण्य, परम समाधि इत्यादि का भी वर्णन करता है। जो इंदु को योगींद्र भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जो इंदु को योगींद्र भी कहा जाता है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीरगाथा काल की रचना नहीं है? कौन नहीं है? भक्तमाल नहीं है, जो नाभा दास की है। यह भक्ति काल की रचना है और राम काव्य पर भक्तमाल, इसमें भक्त कवियों का वर्णन मिलता है, 200 भक्त कवियों का। नाभादास भक्ति काल के कवि थे, इनकी रचना भक्तमाल है। प्रियादास की भक्तमाल की टीका 1772 में लिखी गई थी। इसमें भक्तमाल में
200 भक्त कवियों का चरित्र 316 छप्पों में वर्णित है। भक्तमाल में तुलसीदास जी को भक्तमाल का सुमेरु कहा गया है, यानी कि सबसे ऊंचा किसे कहा गया है? तुलसीदास को। किसमें? भक्तमाल में। और कितने कवियों का वर्णन है? 200 कवियों का, भक्त कवियों का वर्णन है। और कितने छप्पे हैं? छप्पों में वर्णन है 316 छप्पों में। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। जयमंग जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की रचना है। ये इनके विषय में है, जय ये वाली और ये वाली। 33वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? नाभादास भक्ति काल के हैं। नाभादास भक्ति काल सगुण भक्ति काव्य धारा के कवि थे। ये अग्रदास जी के शिष्य थे। इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना को लेकर की है। ये तुलसीदास के समकालीन थे। विकल्प में दिए गए अन्य कवि आदिकाल के हैं। अच्छा, इन्होंने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना, जिसने राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश किया है, कौन है? नाभादास। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? विद्यापति की पदावली कृष्ण भक्ति पर आधारित है। पदावली आदिकाल की रचना है। जब विद्यापति द्वारा रचित कृष्ण भक्ति विषयक श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया गया है। सुर सारंग, बीजक तथा भ्रमर गीत भक्ति काल की रचनाएं हैं। विद्यापति एक ऐसे कवि हैं जो आदिकाल और भक्तिकाल की संधि पर आते हैं। आदिकाल समाप्त हो रहा था और भक्तिकाल शुरू हो रहा था। और केशवदास भी ऐसे ही हैं कि भक्तिकाल समाप्त हो रहा था और रीतिकाल स्टार्ट हो रहा था। और ये भक्तिकाल और रीतिकाल की संधि पर कौन से कवि आते हैं? ये आते हैं केशवदास, क्योंकि रीतिकाल के प्रवर्तकों में केशवदास का नाम भी आता है रीति पर ग्रंथ लिखने के कारण। 35वां प्रश्न है, आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस तो वीर ही है। 36 क्वेश्चन है, इनमें से विद्यापति के पिता का क्या नाम है? उमापति ठाकुर, कमलापति ठाकुर, रमापति ठाकुर। उपर्युक्त में से अधिक, एक से अधिक। उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। किसके? विद्यापति के पिता का नाम। विद्यापति आदिकाल के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म बिहार के मिथिला मधुबनी जिला के विस्पी में गांव में हुआ था। ये तिरहुत के नरेश शिव सिंह व कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था। किसके? विद्यापति के। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की है? देखिए, इस क्वेश्चन में इन्होंने कहीं कहीं 14 भी मिलता है और कहीं कहीं इनके ग्रंथों की रचना 16 भी मिलती है। एक इन्होंने मैथिली में लिखी है, पदावली इनकी रचना मैथिली में है। और 2 इनकी अवहट में है, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। और जितनी रचनाएं इनकी बची वो संस्कृत में है। इन्होंने 3 भाषाओं में लिखी हैं, लेकिन मैथिली के ही प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब आयोग इसका आंसर क्या मानता है? ये आयोग के ऊपर है, लेकिन इनकी रचनाएं कहीं कहीं 16 भी बताई जाती हैं विद्यापति की, और कहीं कहीं 14 भी बताई जाती हैं।
38 क्वेश्चन है, विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? इनके पद हैं मैथिली भाषा में, जो कृष्ण को समर्पित हैं। कृष्ण भगवान को समर्पित पद हैं। जो पदावली है इसमें कृष्ण भगवान के लीलाओं का उसमें वर्णन किया गया है। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। विद्यापति किस भाषा के कवि हैं? प्रमुख रूप से मैथिली के कवि हैं। 141वां क्वेश्चन है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्ति पताका इनकी ऐसी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, विद्यापति की कीर्ति पताका अभी तक नहीं फैली है। पताका यानी कि प्रकाशित नहीं हुई है। 142वां प्रश्न करते हैं, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है ये। और कथन किसका है? ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये विद्यापति को कृष्ण भक्त कवियों में, कृष्ण भक्त नहीं भक्त कवियों में नहीं मानते। कृष्ण भक्तों की जो परंपरा है उसमें ये इनको नहीं रखते हैं। विद्यापति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं? एक श्रृंगारिक कवि मानते हैं, श्रृंगार परक रचनाओं करने वाले मानते हैं। और किसके आधार पर? पदावली के आधार पर ये मुख्य रूप से इनको मानते हैं। और 42वां प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप